आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंटरबरी टेल को। कैंटरबरी टेल जिसे लिखा है सर जॉफरी चौसर में। हम इस वीडियो को डिटेल्स में करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैंटरबरी टेल के राइटर के बारे में बताएंगे। उसके बाद ब्रीफली इस पोम के बारे में बताया जाएगा कि जैसा जॉफरी चौसर ने इसे किस तरह अरेंज किया है। इसमें 24 करैक्टर्स हैं। हर करैक्टर्स का ओवरव्यू बताया जाएगा और हर करैक्टर जो है वो एक स्टोरी सुनाता है। तो इस तरह जो है वो तमाम स्टोरीज़ को उनको डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। इस तरह जो है वो एक बड़ी और लंबी वीडियो बनेगी जो 3 से 4 घंटों की होगी। तो इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम द नाइट की स्टोरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पोम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो बिफोर विलियम शेक्सपियर in literature there is a writer called Geoffrey Chaucer was prominent English poet. चौसर 1340 में एक रिच फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने बहुत सी लैंग्वेज जैसा कि लैटिन, इटालियन, फ्रेंच ये सीखी हुई थी। चौसर एक वेल एजुकेटेड फैमिली से तल्लुक़ रखता था। उस वजह से उसमें जो है वेरियस बुक्स पढ़ने का पैशन था। बहुत ज़्यादा वो पैशन देखा जा सकता है। उन्होंने मॉडर्न क्लासिकल लिटरेचर, पोइट्री की बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं। ही डेवलप हिज ओन टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन मिडल इंग्लिश वर्नाकुलर्स, विच मीन्स ही रोट द वे पीपल स्पोक, नॉट इन फ्रेंच और लैटिन। चौसर का लिखने का स्टाइल सबसे डिफरेंट था और ये इसकी वजह फेमस यानी वजह शोहरत बना। वो ना सिर्फ एक अच्छा नरेटर था बल्कि एक बहुत अच्छा क्या था, ह्यूमनिस्ट था। ठीक है। रियलिज्म इज़ वन ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ हिज पोइट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि चौसर से पहले क्या हो रहा था। चौसर से पहले ये हो रहा था कि मिडिल एज इंग्लिश लिटरेचर पीरियड चल रहा था। तो वहाँ पे क्या था कि उससे पहले एंग्लो सेक्शन थे। एंग्लो सेक्शन जब चले गए, ठीक है, किंग हेरल्ड की शिकस्त 1066 में उसकी शिकस्त हुई। तो फिर क्या हुआ कि नॉर्मंडी से लोग आए, यानी कि दूसरी कंट्री से लोग आए जिन्होंने आके उन पर कब्ज़ा किया। तो वो अपना एक लिटरेचर लेके आया था, यानी फ्रेंच लिटरेचर। तो उन्होंने क्या किया कि दफ्तर की जो ज़ुबान थी ना, सरकारी ज़ुबान थी, वो फ्रेंच थी और वो फ्रेंच में ही लिखते थे, फ्रेंच में लिखते थे, इटालियन में लिखते थे। तो जो वहाँ के फिर लोग थे, जो राइटर्स थे, वो भी इसी तर्ज अमल पे लिखना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। और उन्होंने एक यानी कि जो ओरिजिनल इंग्लिश थी, जो उनकी ओल्ड इंग्लिश थी, वो छोड़ दी थी। ठीक है। वो किसको लिख रहे थे? फ्रेंच को लिख रहे थे। फ्रेंच को देख के नरेट कर रहे थे, इटालियन को देख के नरेट कर रहे थे। तो चौसर आया, चौसर ने आके एक अपना एक स्टाइल, यूनिक स्टाइल डेवलप किया कि जिसमें लोग बोलते हैं वही उसने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसे हम वर्नाकुलर्स कहते हैं, विच मीन्स ही रोट द वे पीपल स्पोक, नॉट इन फ्रेंच और लैटिन। चौसर का लिखने का स्टाइल सबसे ज़्यादा डिफरेंट था और इसी वजह से वो फेम उसको मिला और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। चौसर अपनी एज के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द 14th सेंचुरी एज अ कंप्लीट होल फैक्टर। उसकी पोएट्री में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फैक्टर नज़र आता है वो हर एक किरदार को बहुत अच्छे तरीके से रियल क्वालिटी के साथ एक्सप्लेन करता है। ही इज़ आल्सो नाउन एज द नरेटिव ऑफ पोट। चौसर के दौर में नरेशन और स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा रिवाज था, इसलिए ये क्वालिटी हमें चौसर की पोइट्री में नज़र आती है कि कैसे वो एक स्टोरी को वर्सेस में नरेट करता है। द डचीज, रोमन, द ला रोज, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, थ्रोलीज एंड क्रीनसाइड, द कैंटरबरी टेल, मैनी अदर्स, ये सब चौसर्स के फाइन वर्क्स के नाम हैं। इनके अलावा इन्होंने बहुत सी रोमन बुक्स और पोम्स की, इंग्लिश की पोम्स को, रोमन बुक्स और पोम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। चौसर की जो डेथ है वो इन 1400 में चौसर की डेथ हो गई थी। अब हम कैंटरबरी टेल की बात करते हैं। तो ये पोम जो है, कैंटरबरी टेल इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन्स टू ओवर 17,000 लाइन्स रिटन इन मिडिल इंग्लिश बाय जॉफरी चौसर। चौसर ने इन स्टोरीज़ के थ्रू हमें इस इरा की इंग्लिश सोसाइटी के आर्निक और क्रिटिकल व्यूज़ बताए हैं। ये एक प्रोलॉग है जिसमें हर चीज़ का प्रेफस है, यानी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये पोम 387 टू 1400 के दरमियान में लिखी गई। इस दौर में इसके प्रोफेशन से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से करैक्टरिस्टिक जो करैक्टराइजेशन है उन और जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है।
प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल इज़ अ ब्लेंड ऑफ मिडिवलिज्म एंड मॉडर्निज्म, यानी मिडल एजिस और मॉडर्निज्म दोनों का कॉम्बो है इस पोम में। चौसर ने इस पोम में दिखाया हुआ है। मिडीवल पीरियड में पोस्ट क्लासिकल पीरियड भी शामिल है, जो कि 5th to 15th सेंचुरीज पर मुस्लिम है। मिडिल एजिस में जो हमें उन शुरुआत रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद शुरू हुई थी, उसके बाद रेनेसांस बड़े दौर की नए दौर में तब्दीली का दौर शुरू हुआ, यानी रेनेसांस का दौर, जिसमें एक नया आर्ट जो है वो फला फूला। पोम के पहले हिस्से को जनरल प्रोलॉग का नाम दिया गया है, जिसमें पिलग्रिमेज का इंट्रोडक्शन है। उसमें इसके इवेंट के तमाम इन्फॉर्मेशन को डिटेल से बयान किया गया है, और दूसरे हिस्से में पिलग्रिम्स की नरेटिव की गई है, स्टोरीज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है। चौसर बेसिकली प्लान फॉर 100 स्टोरीज, बट ही कैन ओनली कलेक्ट 24 स्टोरीज इन दिस बुक, सो द पोम इज़ कंसिडर्ड अनफिनिश्ड। जनरल प्रोलॉग, हम इसके पहले हिस्से को डिस्कस करते हैं, उसकी समरी को देखते हैं। द जनरल प्रोलॉग इस पोम का फर्स्ट पार्ट है। पोम की जो फ्रेम स्टोरी का हिस्सा 858 लाइन्स पर मुश्तमिल है, जो कि मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये सफ़र अप्रैल के महीने में किया जा रहा था, और प्रोलॉग के स्टार्ट में साइनिंग करके मंथ ऑफ अप्रैल को प्रेज़ किया गया। इस प्रोलॉग का पार्ट मोस्टली पार्ट जो है वो पिलग्रिम्स की डिस्क्रिप्शन पर कंसिस्ट करता है। इसमें 24 पिलग्रिम्स हैं, जिनका जो मैं आपको बताता हूँ आर इंक्लूडेड इन दिस जर्नी। द फर्स्ट वन, द नाइट एक काइंड और नोबल इंसान है, और उसने बहुत सी बैटल में हिस्सा लिया है। सेकंड वन इज़ द स्क्वायर, ये नाइट का बेटा है, जो कि अंडर ट्रेनिंग है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। फिर थर्ड पे है द ह्यूमन, ये नाइट है और उसके बेटे का, ये नाइट और उसके बेटे का सर्वेंट है, वो नाइट की ज़मीनों का इंचार्ज होता है। उसके बाद क्या है, द प्रियोरस, एक बहुत ही काइंड और वेल मैनर्ड नन है, वो जानवरों का बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा रहमदिल है, ठीक है। और उसके साथ 2 और नन्स थी। उसके बाद नंबर 5 पे द मंक मजहबी लीडर के नेगेटिव रोल को रिप्रेजेंट करता है, और हंटिंग और इंडल्जिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसको। उसके बाद नंबर 6 पे द फ्रायर, ये भी प्रीस्ट है, ठीक है, ये भी प्रीस्ट में से एक है, और चौसर ने इस कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा स्टार किया है, क्योंकि ये मजहबी रहनुमाओं की नेगेटिविटी को ज़ाहिर करता है। ये रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है। नंबर 7 पे द मर्चेंट, ये इन पिलग्रिम्स के साथ एक मर्चेंट था, जो कि अपर क्लास से तल्लुक़ रखता था। नंबर 8 द क्लर्क, इनके साथ एक ऑक्सफोर्ड का क्लर्क भी था, जिसने खुद को रिलीजन के लिए वक़्फ़ कर दिया था। ही वाज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस पर्सन। नंबर 9 पे द सार्जेंट ऑफ लॉ, इस जर्नी में सब के साथ एक इंटेलिजेंट लॉयर होता है। अपनी एजुकेशन और अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी पे बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। नंबर 10 पे फ्रैंकलिन, उनके साथ एक सफ़ेद दाढ़ी वाला फ्रैंकलिन था। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, और उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुद को ज़िंदगी में ऐश कराना था। वो एक बार का ओनर था, और वो बहुत ज़्यादा फूड लवर था, यानी खाना खाने वाला, उसको खाने खाने का बहुत शौक़ था। उसके बाद 5 गार्ड्समैन, ठीक है, एक सिलाई की छोटी चीज़ बेचने वाला क्या था, एक हॉबरडैशर, एक कारपेंटर, एक पेंटर, एक टेलर, और ये 5 लोग एक जैसे यूनिफॉर्म में थे। वो सब बहुत ज़्यादा रिच थे। चौसर के ज़माने में सोसाइटी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझे जाते थे। उसके बाद आता है कुक, उनके साथ एक कुक भी था, जिसे चिकन से बनने वाली तमाम डिशेस बहुत अच्छे से बनाना आती थी। वो सोप्स और केक्स बनाने में भी एक्सपर्ट था। नंबर 13 पे द शिपमैन, उनके साथ एक्सपर्ट सेलर भी था, जिसने हर एक स्टॉर्म का मुकाबला बहुत हिम्मत से किया था। वो इतना एक्सपर्ट था कि स्टॉर्म के आने का ख़तरा पहले ही बता देता था, मगर वो एक सिनफुल पर्सन था। शिप्स में मौजूद ट्रैवलर के बियर या वाइन चुरा कर पीता था। उसके बाद नंबर 14 पे डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स, डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स बहुत एक्सपर्ट था, मगर वो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी से करके ज़रिए करता था। अपने मरीज़ों का जो ज़ैडिक साइन होते हैं उनको देखकर उनका इलाज करता था। नंबर 15 पे द वाइफ ऑफ पाथ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है। उन पिलग्रिम्स में वाहिद लेडी है जो कि नन है और शादी कर सकती है। उसका जो उसने बहुत फ़ायदा उठाया, और बहुत ज़्यादा मैरिज कर चुकी हैं। उसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा अफेयर्स भी हैं, ठीक है। वो एक अभी भी हॉर्स राइडर है और ट्रैवलिंग का शौक़ रखती है। उसके बाद
द पर्सन। ये द परसो एक बहुत ही नोबल और हम्बल काइंड और पैशनेट पर्सन है। वो क्रिश्चियनिटी में के बारे में लोगों को बताता है और उनके रिलीजियस के बारे में उनको एजुकेट करता है और अपने जो है इनकम और वगैरह लोगों से वो पुअर लोगों की हेल्प करता है अपनी इनकम से। उसके बाद द ऑगमैन, ये प्लफमैन है, पार्सन का ब्रदर है। वो एक हार्ड वर्किंग इंसान है और अपने भाई की तरह अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा करीब है और गरीबों की मदद करता है। उसके बाद 18 द मिलर चक्की वाला, एक जेंट जैसे बॉडी रखने वाला वेलगर है। वो बहुत पावरफुल है और चुबी फेस पर उसके बियर्ड है उसके चेहरे पे जो उसको हॉरिबल बनाती है। और ये एक हॉनेस्ट इंसान है, लोगों से 3% एक्स्ट्रा पैसे लेता है जो भी वो इससे काम करवाते हैं। उसके बाद 19 द म्यूनसिपल एक इन सराय का कुक है और इंतहाई क्लेवर इंटेलिजेंट है और इस मुकाबले में वो सबको हरा सकता है। वो बार्गेनिंग करने में माहिर है और ये इलिटरेट यानी अनपढ़ होने के बावजूद बहुत से एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोगों को बीट कर सकता है। नंबर 20 द रीव एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर ज़मीन का मालिक है। वो एक थिन स्मार्ट इंसान है, वो डिसीवर है, वो अपने मालिक को धोखा देता है, वो अपने काम में फ्रॉड का सहारा लेता है और कनिंगली अपने ऑनर से प्राइज़ भी निकलवाता है। उसके बाद 21 द समनर, ये एक चर्च का समनर है जो कि सिनफुल है पर्सन है और सिनफुल पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए आवाज़ें लगाता है। ये एक हॉरिबल इंसान है। इसकी स्किन की उसको एक डिज़ीज़ है, स्किन की डिज़ीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं। उसकी वजह से वो जो है उसकी पर्सनैलिटी इस कदर हॉरिबल हो चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा वाइन इस्तेमाल करता है। नंबर 22 द पार्टनर, ये समनर का कोर्ट में होता है और सिनर्स पीपल को इंडल्ज करता है, इंडल्जेंस फ्राहम करता है और बदले में उनसे पैसे लेता है। वो नहायत ही चालाकी से उनको बेचकर नैव पीपल से दुगने पैसे निकलवाता है। उसके बाद 24 द होस्ट एक वेल मैनर्ड और नहायत ही पर्सनैलिटी पर्सन है, ठीक है, और हर किसी को खुशी से वेलकम करता है। उसके बाद 24 इज़ नरेटर। द नरेटर इज़ चौसर हिमसेल्फ इन द इंटायर जर्नी। इसने तमाम पिलग्रिम्स के कैरेक्टर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। नरेटर को ना सिर्फ पिलग्रिम्स के फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया बल्कि उसने हमें उनकी लाइफ, उनके कैरियर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। ये कहानी ऑब्जर्वर और रीडर के तौर पर सबके सामने आया है। कौन? ये नरेटर। और इसने पिलग्रिम्स के एंड पर खुद को एक पोइट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। उसने खुलेआम समनर, करप्ट और पार्टनर इवल पर क्रिटिसिज्म किया है जो कि बतौर पोइट ने सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये वो तो तमाम 24 पिलग्रिम्स का शॉर्ट इंट्रो था जिन्होंने इस जर्नी में अपनी स्टोरीज सबको सुनाई। ओवरऑल इस पिलग्रिम्स में नरेटर यानी चौसर में 30 ट्रैवलर थे जिन्होंने अपने सफ़र का साथ आगाज़ किया था। नरेटर कहता है कि साल के इस हिस्से यानी अप्रैल में जब बारिश होती है, फूल और नए पत्ते उगते हैं, बर्ड्स अपनी आवाज़ों से चिपरिंग करते हैं, तो हर किसी का दिल चाहता है कि इस मौसम में ट्रैवलिंग की जाए। दे ट्रैवल टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। पिलग्रिम्स जाने का फ़ैसला करते हैं। तमाम पिलग्रिम्स साउथ वॉक में मौजूद एक सराय जिसका नाम टैबर्ड इन है, इसमें इकट्ठे हो जाते हैं ताकि अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें। टैबर्ड इन का होस्ट सब को सजेस्ट करता है कि सब के दरमियान एक शॉर्ट स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट होगा और हर किसी को 2 स्टोरीज़ कैंटरबरी जाते हुए, 2 वहाँ से वापस आते हुए लंदन आते हुए सुनानी होगी। इस तरह हर कोई 4 स्टोरीज़ को नरेट करेगा। सब इस पर एग्री हो जाते हैं और होस्ट ने यह भी बताया कि जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी वो इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा और वापस आकर उसे एक एलिगेंट डिनर करवाया जाएगा। ऑल वर एग्रीड और उस नाइट सब ट्रैवलर इस उनमें जो हैं वो सो जाते हैं और अगली सुबह अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। एक समरी शॉर्ट समरी अब अगर हम उसका एनालाइज देखें तो जनरल प्रोलॉग इस पोम का फर्स्ट और लेंथी पार्ट है। इसमें नरेटर सफ़र के बारे में ट्रैवल से पहले जो टैबर्ड इन सराय था उनमें आने वाले तमाम 29 पिलग्रिम्स का इंट्रोडक्शन करवाता है। चौसर भी इस जर्नी में शामिल है जिसका करैक्टर एक नरेटर का है।
इस जर्नी के लास्ट पर वो खुद को एज अ पोइट जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है। ये पिलग्रिम्स एक जर्नी रिलीजियस जर्नी है जो कि पेनेंस और ग्रेस हासिल करने के लिए किया जाता है। 14th सेंचुरी में कैंटरबरी इंग्लैंड में पिलग्रिम के हवाले से पॉपुलर समझा जाता था। पिलग्रिम्स की बिशप जिनके नाम थॉमस बैकट था, एस.टी. थॉमस बैकट, वो श्राइन के लिए वहाँ जाते थे, यानी ज़ियारत के लिए। चौसर ने खुद को पोम की स्टार्टिंग लाइन में फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम इसे पोम में मौजूद स्टोरी का नरेटर समझते हैं। जनरल प्रोलॉग इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। दूसरे हिस्से में हर एक पिलग्रिम की स्टोरी बताई गई है। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, टेल्स ऑफ पिलग्रिम। जैसे कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया जा चुका है कि पिलग्रिम्स में होस्ट और नरेटर्स में 30 पिलग्रिम्स शामिल थे। इस जर्नी में नाइट से लेकर प्लफमैन तक हर प्रोफेशन से तल्लुक़ रखने वाला पर्सन मौजूद था, जो कि 14th सेंचुरी की सोसाइटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे इनमें पॉजमैन से लेकर इवल मैन तक हर एक कैटेगरी मौजूद थी। हर पिलग्रिम अगर 4 स्टोरी बताता तो टोटल 120 स्टोरी बनती थी, लेकिन सिर्फ 24 स्टोरी ही मुकम्मल हो सकी। इस तरह ये एक अनफिनिश्ड पोम है और चौसर के इस वर्क में रिटर्न जर्नी शामिल नहीं है, सिर्फ लंदन टू कैंटरबरी के बारे में बताया हुआ है। जर्नी के स्टार्ट होते ही टॉस किया जाता है कि पहले कौन अपनी टेल सुनाएगा, और इस टॉस को नाइट जीत जाता है और सबसे पहले वो अपनी स्टोरी सुनाता है। याद रहे कि पहले पोर्शन यानी कि जनरल प्रोलॉग में तमाम पिलग्रिम्स की लिस्ट जो है वो आपको तमाम लिस्ट वाइज तमाम के नाम बताए हैं और इनके तमाम कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब तमाम ट्रैवलर की स्टोरी की समरी की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कौन स्टोरी सुना रहा है? द नाइट कैरेक्टर है। अब नाइट जो है वो अपनी स्टोरी सुनाता है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है थीसिस का। एथेंस पर हुकूमत करता था, वो एक नोबल, काइंड और पावरफुल इंसान था। उसने बहुत सी बैटल्स में हिस्सा लिया और उन्हें विन्स किया। वो एक ग्रीक हीरो था, दूसरों की काउंसल्स को एक्सेप्ट करता था और अपनी ऑडियंस से पोलाइटली पेश आता था। अब नाइट की जो स्टोरी है उसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो है हिप्पोलिटा। वो अमेज़न की क्वीन थी जो कि पावरफुल वुमन की एक ट्राइब थी। बाद में थीसिस की ब्राइड बन जाती है। अरसाइट प्रिजन में कैद था और वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल नाइट था। उसके बाद नंबर 4 जो करेक्टर है वो है फलामन। ये अरसाइट का कज़न ब्रदर था और उसके साथ प्रिजन में कैद था और ये भी उसी लड़की से लव करता था जिसे अरसाइट पसंद करता था। उसके बाद एमिली एथेंस के किंग यानी थीसिस की सिस्टर इन लॉ थी और हिप्पोलिटा की यंग सिस्टर थी, और दोनों नाइट यानी अरसाइट और पेलामन इसी लड़की से प्यार में मुब्तला होते हैं। उसके बाद पैराथीसियस, ये एक ड्यूक था, थीसिस का चाइल्डहुड का फ्रेंड भी था और दूसरी तरफ अरसाइट का दोस्त था। वो थीसिस से मिलने आया था ताकि वो अरसाइट की रिलीज़ के लिए थीसिस से अपील कर सके। वीनस, ये गॉडेस ऑफ लव थी और पैरामन इससे अपने प्यार के लिए प्रे करता है। वीनस की टेंपल को हीरोइक लव की विनिंग स्टोरी से डेकोरेट किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मार्स। ये गॉड ऑफ वार समझा जाता था और अरसाइट बैटल में विन करने के लिए इसे प्रे करता है। मार्स की टेंपल को वार, डिस्ट्रक्शन और विक्ट्री की इमेज से डेकोरेट किया गया था। अब नाइट की जो स्टोरी की ये कैरेक्टर्स थे, अब हम उसकी समरी को डिस्कस करते हैं। नाइट जो स्टोरी सुना रहा है सफ़र पे जाते हुए, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट लव एंड वार। ये कैंटरबरी टेल की सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी है जो कि वार और लव के बारे में है। एंशिएंट ग्रीक में एक ड्यूक था जिसका नाम था थीसिस। वो एक पावरफुल मैन था और वो एक्किन्स नाम की जगह पर हुकूमत करता था। उसने अमेज़न को कंकर्ड किया और वहाँ की क्वीन जिसका नाम हिप्पोलिटा था उससे शादी कर ली। हिप्पोलिटा की यंग सिस्टर जिसका नाम था एमिली, दोनों किंग के साथ एथन की तरफ से आ रहे थे कि रास्ते में उनकी ब्लैक ड्रेसेस में कुछ मोवन करने वाली औरतें मिली। वो सब की सब रो रही थी। इन्होंने थीसिस को रोककर उससे हेल्प मांगी। जब किंग ने पूछा कि क्या हेल्प चाहिए, तो उनमें से एक जीनियस लेडी ने बताया कि एक इवल मैन जिसका नाम ग्योन है उसने हम सब के हस्बैंड को मार दिया है और अब वो हमें उनकी डेड बॉडीज़ भी वापस नहीं कर रहा बल्कि उनको जंगल में जानवरों के लिए छोड़ने चला गया है। थीसिस ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है
और प्रॉमिस करता है कि उन लेडीज़ को ज़रूर जस्टिस मिलेगा। वो अपनी आर्मी को कमांड देता है कि वो वापस थीबस जहाँ उन औरतों के हस्बैंड को कत्ल किया गया था की तरफ मुड़ जाएँ। वहाँ पर वो क्रेओन और उसकी आर्मी से फ़ाइट करके क्रेओन को कत्ल कर देता है और इन लेडीज़ को उनके हस्बैंड की डेड बॉडीज ला कर देता है और उनको दफनाकर उनके लिए प्रेयर कर सके। मीनवाइल उस बैटल फील्ड में लूटर मालिक नुमत लूटने वाले आ जाते हैं ताकि और वेपन्स और आर्मर्स को चुरा सकें। वहाँ उन्हें 2 वुंड्स और अनकॉन्शियस हालत में नाइट्स मिलते हैं जो कि टीबस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके नाम आरसाइट और पेरनमो थे और वो दोनों कज़न ब्रदर थे। उसके बाद वो लूटर्स इन दोनों नाइट्स को किंग थीसिस के पास एथेंस में ले जाते हैं और किंग इनको प्रिजन में कैद करवा देता है। सालों के अरसे के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। एमिली जो कि क्वीन की सिस्टर है वो गार्डन में वॉक कर रही होती है, फूल तोड़ रही होती है। तभी गार्डन में मौजूद प्रिजन टॉवर से पेलमन और देखता है उसे और इसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और एरसाइट को इसके बारे में बताता है। तो वो वेन्यू ग्लोबस ऑफ लव इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एरसाइट भी उसे टॉवर से देखते हैं और उसे भी एमिली बहुत पसंद आती है। तभी वो दोनों अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो इस प्रिजन से निकल सके। उसके बाद क्या होता है कि पेलमन उससे नाराज़ होता है और एरसाइट को कहता है कि पहले मैंने उसे देखा था, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। एरसाइट ये सुनकर हंसता है और कहता है कि हम दोनों को वो पसंद है और हम दोनों कैद में हैं, हम में से कोई भी उसको हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए बाहर बहुत से हैंडसम मर्द होंगे। कुछ ऐसे बाद एक और ड्यूक जिसका नाम पेरोथोन्स है वो एथेंस आता है ताकि थीसिस से मिल सके। वो थीसिस का चाइल्डहुड फ्रेंड होने के साथ साथ प्रिजन में मौजूद एरसाइट का भी दोस्त होता है। पेरोथस बेसिकली वहाँ इसलिए आता है कि एरसाइट की रिलीज़ के लिए थीसिस को पटिशन पेश कर सके। बहुत दरख्वास्तों के बाद थीसिस एक कंडीशन पर उसे रिलीज़ करने पर एग्री हो जाता है कि वो कभी एथेंस में वापस नहीं आएगा और अगर वो नज़र आया तो उसे के हेड को कट ऑफ कर दिया जाएगा। एरसाइट को बहुत दुख होता है कि अब वो कभी एमिली को नहीं देख पाएगा और ना ही कभी खुश रह पाएगा। दूसरी तरफ जो पेलमन होता है इस वजह से दुखी होता है क्योंकि वो सोचता है कि एरसाइट जो है वो वापस जाएगा और अपनी आर्मी बनाएगा और एथेंस के अगेंस्ट लड़ाई करके एमिली को हासिल कर लेगा। तो उसने चीखते हुए कहा, द गॉड आर क्रूअल। गुजरता हुआ समर दोनों एरसाइट और पेलमन के लिए मिजेबल बन गया। एक रात एरसाइट ने एक ड्रीम देखा जिसमें वो मर्करी गॉड ने आकर उसे एथेंस जाने का मशवरा दिया तो एरसाइट वहाँ चला गया। पेलमन भी अपने एक फ्रेंड की हेल्प से प्रिजन से फरार होने में सक्सेसफुल हो गया। उस फ्रेंड की ने प्रिजन के गार्ड को वाइन में अफ्यून मिला दिया। पेलमन वहाँ से निकलकर ग्रोव दरख्तों के झुंड में छुप गया और एमिली को विन करने के लिए अपने नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग करने लगा। अब एरसाइट ने किसी और पर्सन का रूप बदल कर थीसिस के स्पेशल आर्मी का हिस्सा बन गया। अब दोनों नाइट्स थीसिस के कास्टल में मौजूद थे। अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। पेलमन से कहता है कि एमिली सिर्फ मेरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी एरसाइट अपने स्वॉर्ड निकाल कर पेलमन को कहता है कि हैव हैज़ मेड यू क्रेजी, क्या इस चीज़ ने तुम्हें पागल कर दिया? हम एक नाइट्स हैं, अगर तुम एमिली को कंकर करना चाहते हो तो तुमने मेरे साथ एक बैटल करनी होगी। अगर तुम बैटल जीत गए तो एमिली तुम्हारी। इफ़ यू किल मी एमिली इज़ योर्स। उनकी ये फाइट्स कई घंटों तक जारी थी लेकिन कोई ना हारा ना कोई जीता। थीसिस को भी एरसाइट की ट्रैक्टरी का पता चल गया था। इन्होंने थीसिस से माफ़ी मांगी और एथेंस के अगेंस्ट कभी न लड़ने का प्रॉमिस किया। थीसिस ने इन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि ख़ुद को टूर्नामेंट के लिए रेडी करो और जो इसको जीतेगा वो उसी से जो है वो एमिली की शादी कर दी जाएगी। डे ऑफ टूर्नामेंट केम क्विकली। अब थीसिस ने उस इवेंट के लिए एक स्टेडियम रेडी करवाया और दोनों नाइट्स की टीम्स को वेलकम किया। उनकी टीम में नाइट्स और डिफरेंट शहरों के आर्मीज़ मौजूद थी। तमाम एथेंस के लोग इस दिन का इंतज़ार में थे और उस मॉर्निंग एमिली अपनी गॉडेस डियाना से प्रे करती है कि बैटल रुक जाए क्योंकि वो अनमैरिड रहकर डियाना की खिदमत करना चाहती है। द अनाउंसमेंट शाउटेड, लेट द बैटल बिगिन। फाइट शुरू हो गई। सब देख रहे थे कि पेलमन हार गया। थीसिस ने एरसाइट को विनर अनाउंस कर दिया और वो खुशी से पूरे स्टेडियम में घूम रहा था। हर कोई चीयर्स कर रहा था। दो ऑल गॉड्स वर नॉट हैप्पी बट गॉड वेन्यू चाहते थे कि पेलमन की शादी एमिली से हो और गॉड मार्स खुश था कि एरसाइट जीत गया। तभी गॉड जो है सैटर्न ने एक प्लान बनाया और एक हॉरिबल जो है अर्थक्वेक आया और एरसाइट घोड़े से गिर कर मज़ीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्म गहरे होते गए और हील नहीं हो रहे थे।
तब आर्साइट ने एमिली को कहा, एमिली माई लव, प्लीज़ सॉरी बट इफ़ यू डिसाइड टू मैरी अगेन मैरी फेलमन माई डियर कज़न। आर्साइट मर जाता है और एक ट्रेजिक मोमेंट बन जाता है जो कि कुछ अर्से तक रहा। उसके बाद जो थीसिस ने एमिली को और एमिली की शादी जो है फेलमन से करने का मशवरा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और डिसाइड किया कि थीबियस और एथेंस को एक कर दे जाए। इस तरह लव जीत गया। ये वो स्टोरी थी जो नाइट ने कंट्राबरी जाते हुए सबको सुनाई थी, जो कि सब ने बहुत पसंद की थी और सब ने इसे बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया था। तो ये नाइट की जाते हुए की स्टोरी थी। अब नाइट की स्टोरी में, ठीक है, जो थीम्स यूज हुए हैं नाइट टेल में वो क्या है, रूल्स एंड ऑर्डर्स। नाइट टेल्स में बताया गया है कि जब दो डिफरेंट रूल और ऑर्डर जो कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं यानी चिवलरी है और लव है आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। मसला ये है कि जो रूल ऑफ चिवलरी है जिसकी डिमांड होती है, नाइट ये ओथ लेता है कि अपने प्रोफेशन से लॉयल रहेगा और सामने रूल ऑफ लव आ जाता है जिसका मतलब है कि एक नाइट अपने लव को सबसे प्रायोरिटी देता है। इसी वजह से दोनों नाइट्स के दरमियान क्या है, फ़ाइट होती है और इसी फाइट को जो वो है टूर्नामेंट बनता है और वो जो है आर्साइट वो टूर्नामेंट जीत जाता है। अब लव जो सेकंड थीम है, लव इज़ अनदर थीम ऑफ दिस टेल। अब फेलमन और आर्साइट एक ही लेडी से लव करते हैं। दोनों ने अपने प्यार को विन करने के लिए हर किस्म की फ़ाइट करने के लिए रेडी थे, हर किस्म का ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार थे। वो अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं कर रहे थे, इस हद तक वो लव से पैशनेट थे। दोनों ने बहुत ज़्यादा अरसा जो है इस लव को, अपने लव को पाने के लिए बहुत वेट किया, बहुत सी हर्डल और पेन को बर्दाश्त किया, जो कि कभी आम आदमी के लिए ईजी नहीं होता। ये दोनों चूँकि नाइट्स थे इसलिए उनके लिए लव बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और अहमियत का अमल था और उसे पाने के लिए एक दूसरे से फाइट भी करते रहते थे। बियॉन्ड द लव देयर इज़ अ ट्रू फ्रेंडशिप शोन इन दिस स्टोरी। इन्होंने अपने ओथ में ब्रदरहुड को हमेशा सस्टेन रखने के लिए कस्में खाई थी, लेकिन लव की वजह से जो कि एक गर्ल से था, दोनों में क्लैशेस पड़ गए। इवन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन जब वो आर्साइट मरने लगा तो उसे अपनी फ्रेंडशिप याद आई तो उसने एमिली से कहा था कि तुम मेरे बाद मेरे कज़न से शादी कर लेना। उसके बाद जो ये फ्रेंडशिप का थीम था, उसके बाद जो नेक्स्ट थीम आता है वो डेथ का थीम है। डेथ इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू लव ऑन मल्टीपल लेवल्स इन द नाइट्स टेल। डेथ का सामना हर किसी को करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पावरफुल हो या वीक। इसमें लव एंड डेथ को सेम वे में पोर्ट्रे किया गया है कि दोनों एक जैसे हैं, कभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट नहीं है और कोई भी चीज़ जो है वो पहले से लिखी नहीं गई, कुछ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो इस तरह डेथ जो है वो रिलेट कर रही है यहाँ पे लव के साथ। उसके बाद नंबर 5 पे नेक्स्ट जो थीम है वो है कंपटीशन का थीम है। आर्साइट और पेलमन एक ही लड़की से लव में मुबतला होता है, सेम गर्ल से लव में मुबतला देते हैं। उनको कई दफ़ा कंपटीशन हुआ, ठीक है। ड्यूक थीसिस ने एक टूर्नामेंट का अरेंज भी किया था ताकि दोनों को कंपटीशन कराया जाए और जो जीतेगा लेडी की शादी उसी से हो जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि डिस्पाइट को ख़त्म करने के लिए जो पब्लिक कंपटीशन है बहुत ज़रूरी है। अगर नाइट की स्टोरी का हम एनालाइज देखें तो नाइट ने ये स्टोरी जो है वो एनशिएट रॉयल्टी से सुनाई है। उसने उस दो नाइट्स के बारे में बताया है कि कैसे वो दोनों एक ही लड़की से पहली नज़र में प्यार करने लग गए थे और उसके प्योर लव को हासिल करने के लिए हर तरह की हर्डल और मुश्किलात को फेस करते हैं। लेकिन वो एक नोबल वूमेन है और ख़ुद को गॉड डायना के लिए वक़्फ़ करना चाहती है और अनमैरिड रहना चाहती है। दोनों नाइट्स एक ही दफ़ा जो है वो इंडिविजुअली थीसिस के कास्टल में ही झगड़ा उनका होता है, ठीक है, जैसे जिसे रोक कर जो है वो प्रेजेंटेशन का मौका देना चाहता है। वो कहते हैं कि एक टूर्नामेंट होना चाहिए। वो कहता है कि एक नाइट्स को ये सूट नहीं करता कि वो छुप कर लड़े। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पब्लिकली वो ना एक कंपटीशन अरेंज करते हैं और एक नाइट्स जो है वो जीत जाता है। कौन जीतता है? आर्साइट। बाद में वो ज़ख्मों की वजह से मर जाता है और इस नोबल लेडी से कहता है कि वो दूसरे नाइट से शादी कर ले। यूँ वॉर भी ख़त्म हो जाती है और लव भी एक के साथ स्टोरी में ख़त्म हो जाता है कि वो जो लव है उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बेसिकली नाइट प्रेजेंट द चिवलरी लव एंड क्रस्टी लव इन द सेम वे। करैक्टर स्केच ऑफ नाइट। चौसर ने डिस्क्राइब किया है एन आइडियल नाइट्स, परफेक्ट जेंटल नाइट,
चैवलरिक, मॉरल, सोशल, जो कि तमाम जो हैं वो सोशल और रिलीजियस चीज़ों को फॉलो कर रहा है। और उसने नाइट्स की तमाम जेंटल मैनली क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया है। वो ना सिर्फ ब्रेव है, वर्दी है, लेकिन वो वाइज भी है। वो घुड़सवारी करता है और शो ऑफ करने के लिए ड्रेसिंग नहीं करता। वो इस जर्नी में सीधे अपनी एक्सप्लोरेशन से आया है और इसलिए उसने अपना जो है वो आर्मर पहना हुआ है। उसका ये हुलिया उसकी रिलीजियस के हवाले से डिवोशन और एगरनेस को शो करता है कि कैसे वो पिलग्रिमेज के लिए फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। चौसर ने हमें नाइट्स की सेवरल बैटल में पार्टिसिपेशन के बारे में बताया है। उससे साबित होता है कि नाइट्स ना सिर्फ अपने प्रोफेशन से लॉयल है, बल्कि उसके दिल में रिलीजन के हवाले से भी रिस्पेक्ट है, लव है, डिवोशन मौजूद है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह हमने राइटर्स को डिस्कस किया, सर जॉफरी चौसर, और हमने पोम्स को ब्रीफली डिस्कस किया कि ये पोम्स कितनी लंबी है और इसको लिखने में कितना टाइम लगा था और इसमें कितने पार्ट हैं और ये अनकम्प्लीट पोम है। और इसके अलावा हमने नाइट की स्टोरी देखी, नाइट के स्टोरी के करैक्टर्स देखे, नाइट की स्टोरी के थीम्स देखे, हम इसको एनालाइज भी किया। तो ये आज का हमारा एक फ़र्स्ट पार्ट था कंट्रावी टेल का। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।